Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before I begin, let's look at the chat box. So first thing which a student Akshans Parashar has asked कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं प्लीज उसमें टिक मार्क स्टाइलस से करें. सो ओके, दैट वुड बी डन. Apart from it, Nilesh, Man of Courage, Ramjas, Laksh, etc. have given the right answer to the questions which I have asked you. The current leader of opposition, yes, is Rahul Gandhi. Ex-officio chairperson of Rajya Sabha is vice president. Split of Bengal took place when the split of Bengal took place in 1905. The Governor General or the Viceroy was Lord Curzon. That is also correct. Little Boy is the code name of the Hiroshima bomb. Yes, correct. SAARC headquarter is in Kathmandu, right? BIMSTEC headquarter is in Dhaka. Governor of India was Lord Curzon. Okay. सर न्यूज एनालिसिस एंड 20G क्वेश्चन को मर्ज कर दो. ठीक है, विल लुक इनटू इट कि उसको मर्ज करा जा सकता है या नहीं. okay. इसके अलावा ओके, रुदर एंड तारेश, बोथ ऑफ यू हैव आल्सो प्रोवाइडेड ऑल द करेक्ट आंसर. फॉर एग्जांपल, वन क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू वाज हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा. करंटली राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा. इन द 18th लोकसभा, in the 16th and the 17th Lok Sabha, there was no leader of opposition. Leader of opposition in Rajya Sabha is Mallikarjun Kharge. The current Congress president is the leader of opposition in Rajya Sabha. That is also correct. BIMSTEC SAARC headquarter is correct. Headquarter of IORA, Ibini, Mauritius. That is also correct. Headquarter of Commonwealth is in London, UK. This is also correct. A code name for Hiroshima attack or the Hiroshima bomb should be Hiroshima bomb. Little Boy. Okay, so yes, correct. Taresh has also given us the right answer. Aditya Singh Rathori, leader of opposition Lok Sabha, yes. Chairman of Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, chairman Rajya Sabha. Okay. Present opposition leader by Rishika Rahul Gandhi in Lok Sabha. I think Lok Sabha लिखना चाहेंगे आप. I think कमेंट बॉक्स के अंदर में सबने करीब करीब सही आंसर दिए. आई थिंक आप सब लोग सही आंसर दे रहे हैं एंड प्लीज कीप आंसर हमेशा देते रहिए, जिससे आपको भी ये जो टॉपिक्स हैं याद होते रहें. बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक्टिव रहेंगे तो आपको एक्चुअल एग्जाम में भी आंसर्स याद रहना स्टार्ट रहेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ पे. सो पहली न्यूज़ जो आज हम कवर कर रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, इट्स अ सैड न्यूज़ फॉर अस. जो विनेश फोगाट हैं, जो आपके ओलंपिक्स के अंदर रेसलिंग के 50 kg वेट कैटेगरी के अंदर में शी कुड हैव बिकम द फर्स्ट इवन द सिल्वर मेडलिस्ट इन द वुमेन्स कैटेगरी एंड ऑल्सो शी वुड हैव मोस्ट प्रोबेबली गॉटन अ गोल्ड ऑल्सो. तो हमारे पास एक गोल्ड पक्का हो जाए. शी वुड हैव बीन द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेरिस ओलंपिक एज वेल एज इन रेसलिंग ऑल्सो. हाउएवर दिस ड्रीम वॉज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज शी गॉट डिस्क्वालिफाइड the day of the tournament and the simple reason was कि उनकी जो वेट कैटेगरी है जिसमें वो फाइट करती थी, it is 50 kgs and Paris Olympics, not just Paris Olympics के rules are very strict. They do not give any kind of concessions for weight. एंड मोर ओवर इनकी जो वेट कैटेगरीज होती है विमेन के अंदर में, इनके अंदर में गैप भी बहुत कम होता है. फॉर एग्जांपल, लोएस्ट वेट कैटेगरी होती है इनकी 50 kgs. 50 kgs के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है 53 kgs. 53 के बाद जैसे 3 kg का वेट, फिर 4 kg का गैप आएगा 57, फिर 5 kg का गैप आता है 62 kg एंड फिर 6 kg का गैप आता है 68 kg. तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन है, विच मीन्स कि आपके पास में जो वेट का कंसेशन है या गैप्स है अमंग इन डिफरेंट वेट कैटेगरी, इट इज वेरी लेस, जस्ट 3 kg. एंड व्हाट happened in this particular case was कि विनेश फोगाट का कंपटीशन था ऑन अ सिंगल डे. शी हैड 3 बाउट्स, 3 उन्होंने फाइट्स करी. उस बाउट के बिगिनिंग में उनका जो वेट था इट वाज बिलो द 50 कैटेगरी, यानी 50 kgs के वेट लिमिट से उनका कम था. बट उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान उस दिन पूरे डे के अराउंड में उन्होंने कार्ब्स खाए, उन्होंने बाकी सब वाटर इनटेक करा, वो सब करा एंड उनका जो वेट था बाय द एंड ऑफ इट वाज 52 kgs विच वाज 2 kgs मोर देन द अलाउड लिमिट. और 1 kg और बढ़ते तो वो 53 kg लिमिट में ही आ जाती. सो इस पर्टिकुलर केस में उनके पास में एक दिन के अंदर में, नेक्स्ट डे के अंदर में, बिफोर द टूर्नामेंट उनके पास में 15 मिनट्स होते हैं. 15 मिनट्स से पहले उनको अपना वेट जो होता है उस वेट लिमिट में लाना होता है. बट शी ट्राइड एवरीथिंग. उन्होंने पूरी रात कुछ खाया नहीं, उन्होंने स्किपिंग करी, सब कुछ करा, बट स्टिल शी वाज नॉट एबल टू ब्रिंग हर वेट डाउन टू 50 kg. फाइनली 52 से वो 50 kgs एंड 100 ग्राम्स तक ले पाए, बट स्टिल वो 100 जो ग्राम्स था
उसको वो लूज नहीं कर पाए। डॉक्टर्स और जो आपके एथलीट्स थे उन्होंने जब इसके बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया, बोला इससे ज्यादा अगर हम उस पर ट्राई करते तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता था, सो दैट्स व्हाई कुड नॉट डू एनीथिंग। अब यहां पे अब उनका एक्शन क्या हो रहा है, तो उन्होंने आपके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है फॉर स्पोर्ट्स का, जो आपका लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर में है। सो 20 जीके क्वेश्चन के अंदर में इसका एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। सो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें जाके वो आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दे वुड क्वेश्चन इट कि 100 ग्राम्स की वजह से क्या आप मुझे ऐसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी मच यूजुअल। तो यहां पे क्या कोई फाउल प्ले है? सो प्रोबेबली नहीं है। रीजन बीइंग कि इट इज वेरी कॉमन अमंग रेसलर्स एंड बॉक्सर्स कि वो जस्ट टूर्नामेंट से पहले जस्ट 3 days अगो या लेट्स से मोर देन जस्ट अ मंथ अगो वो अपना वेट को ड्रॉप डाउन करने की ट्राई करते हैं, क्रैश डाइट पे जाते हैं, सो दैट वो उनकी जो वेट लिमिट है उसके अंदर में आ जाए। बिकॉज अदरवाइज जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन नॉट रिड्यूस योर वेट सो मच। उस टाइम में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो आप उस टाइम नहीं कर पाते, तो आप स्पेसिफिकली टूर्नामेंट्स के लिए अपना वेट क्रैश करते हो। ऐसा नहीं है विनेश फोगाट को ये प्रॉब्लम पहले नहीं आई थी, इससे पहले जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी, एट दैट टाइम आल्सो शी फेस द सेम प्रॉब्लम, बट वहां पे रूल्स थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं आपको। सो फॉर एग्जांपल 50 kg लिमिट में अगर उनका लेट्स से अप टू 200-300 ग्राम एक्स्ट्रा होता है तो दैट इज अलाउड, वो अलाउड हो जाता है। बट यहाँ पे ओलंपिक्स के अंदर में इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, आपका 50 kg से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है, 50 ग्राम 30 ग्राम कुछ भी ज्यादा होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस पर्टिकुलर केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में हम क्लैट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं, तो हम विनेश फोगाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान सकते हैं कि अगर लेट्स से ओलंपिक्स में क्वेश्चन आया तो शायद विनेश फोगाट के ऊपर पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता। तो फॉर एग्जाम्पल कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो ये किस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी। सो इन द पेरिस ओलंपिक शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन द 50 kg कैटेगरी ऑफ रेसलिंग। Second, she was the first Indian woman wrestler to reach an Olympic final. However, I doubt it कि ये आगे रिकॉर्ड्स बुक में जाएगा because she has been disqualified. She was disqualified and अब ना तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा ना सिल्वर मेडल मिलेगा, इनके जो पुराने बाउट थे वो सब भी रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस इनकी जो रैंकिंग है, इनकी जो पोजीशन है इस पेरिस ओलंपिक्स में वो सबसे लास्ट पे आ जाएगी। सो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर हर। थर्ड थिंग, इनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। सो इनको आपका जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो इनको अवार्ड मिल चुका है, 2020 में ही मिल चुका। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट शी इज एन अवार्डी ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। इसके अलावा शी इज अ 3-time कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, लगातार 3 साल 14, 18 और 2020 के कॉमनवेल्थ गेम्स में तीनों में इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट विन करे थे अपनी कैटेगरीज के अंदर में। नेक्स्ट एशियन गेम्स जो 2018 में हुए थे उसमें भी शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा she was one of the participants, she was the face of the 2023 इंडियन रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द देन प्रेसिडेंट ऑफ WFI वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो थी आपकी, या इंडियन रेसलिंग फेडरेशन थी, उसके जो उस टाइम में प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह, उनके अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हुए थे। इनके एलिगेशन थे, नॉट चार्जेस, एलिगेशंस थे। एंड शी सेड कि ही इज सो पावरफुल कि ये यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी स्पोर्ट्स एथलीट्स को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, सेक्सुअली हैरेस करते थे, एंड अभी तक उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इन्होंने दिल्ली में जाके बाकी रेसलर्स के साथ धरना दिया, इट वाज ऑल ओवर न्यूज, और उस वजह से इनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर इनका पार्टिसिपेशन भी डाउटफुल था। बट फाइनली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनके साथ में जाके डिस्कशन किया, नेगोशिएशन करा। इसके बाद ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट में FIR फाइल हुई, उनके अगेंस्ट में एक्शन हुआ, एंड देन शी फाइनली डिसाइडेड कि शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, एंड एज फेट माइट हैव इट शी was able to reach the finals, but she was still disqualified and could not got the glory of the Olympics medal. So sometimes आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हो, बट शायद फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में ना हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है जब आप मेहनत कर रहे हो कि अनलेस आप मेहनत करोगे तो आप यहां भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आप जब NLUs के लिए स्टार्ट कर रहे हो, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप टॉप के लिए ही पढ़ाई करें, सो दैट आप कहीं ना कहीं पे तो रीच करें। तो अगर आपके लक्स, आपके ऑड्स आपके फेवर में नहीं हो, इट इज पॉसिबल कि गोल्ड नहीं तो आप सिल्वर या कुछ तो ले ही सकते हो, बट अनलेस आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए भी यही कुछ ऐसा रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग विनेश फोगाट। नेक्स्ट पे चलते हैं, लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल अमिट प्रोविजन ऑन LTCG टैक्स।
अमेंड्स प्रोविजन ऑन एलटीसीजी टैक्स। तो आपका जो एप्रोप्रिएशन बिल था वो पास हो चुका था, अभी 2 दिन पहले पास हुआ है, यस्टरडे वी डिस्कस इट, एंड कल आपका जो फाइनेंस बिल था उसको भी पास कर दिया गया है। तो यहां पे एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है और फाइनेंस बिल क्या होता है ये हम एक बार का समझ लेंगे। इसके अलावा बजट के अंदर में जो हम बजट कहते हैं उसके अंदर में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बजट एक टर्म यूज करते हैं हम जो आपकी पूरी प्रोसीडिंग्स होती है जिसके अंदर में आप कई डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हो जो आपके साल भर के फाइनेंसेस से रिलेट करता है। सो पहले हम समझते हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है जो यहां पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। सो रिमेंबर दिस कि जो आपका बजट होता है उसके अंदर में कई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में आपके एस्टिमेटेड फाइनेंसेस कि कैसे आप टैक्स कलेक्ट करने वाले हो, एस्टिमेट क्या है आपका और क्या आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, क्या खर्चा करोगे और क्या आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, ये सारी बातें आपको बतानी होती है, उनका एक एस्टिमेट प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो आपके स्पेसिफिक आपके फाइनेंसिंग होती है, जो भी आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, वो सारा होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है? सो डिमांड फॉर ग्रांट्स वो सारी डिमांड्स होती हैं जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स मांग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नरेगा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक को एग्रीकल्चर को कितना अमाउंट चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को कितना अमाउंट चाहिए, वो एक डिमांड फॉर ग्रांट होगा, और इसके ऊपर पे वोटिंग करी जाएगी अलग से। तो जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं इनको सेपरेटली वोट किया जाता है, एंड जब टोटल सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स जब आपकी अप्रूव हो जाती हैं उन सबको एक साथ मिला के एप्रोप्रिएशन बिल करा जाता है। सो एप्रोप्रिएशन बिल इज नथिंग, इसके अंदर में जितना भी आपको एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को उन सबकी परमिशन होती है, एंड मेजरली उस परमिशन के अंदर में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स का। सो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। सो आप कह सकते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट योर एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में क्या दो चीजें आएंगी, एक तो डिमांड फॉर ग्रांट्स आ जाएगा आपका और सेकंड हो जाएगा चार्ज एक्सपेंडिचर। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है कि एवरी मिनिस्ट्री की जो डिमांड होती है वो सारी की सारी आपकी एप्रोप्रिएशन बिल का फर्स्ट पार्ट बन जाएगी। और सेकंड चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जिनमें वोटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है जो ऑटोमेटिकली पास माने जाते हैं। तो अगर आपका डिमांड फॉर ग्रांट सारे पास हो जाते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, तो विदाउट एनी डिस्कशन आप चार्ज एक्सपेंडिचर को भी ऑटोमेटिकली पास मानते हैं, इनके ऊपर भी डिस्कशन नहीं होता। एंड चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर में यूजुअली क्या होता है, तो इसके अंदर में उन ऑफिसेस की सैलरी अलाउंसेस एक्सेट्रा होते हैं, वो ऑफिसेस के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको आपको ऑटोनॉमी देनी है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, सीएजी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो गए, इन सब की जो सैलरीज होती हैं ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, सो दैट ये एक न्यूट्रल बॉडी की तरह परफॉर्म कर सकें, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो अपने रेगुलर सैलरीज को लेके। तो ये सारे के सारे चार्ज एक्सपेंडिचर भी एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने पे पास माने जाते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट होता है रिसीट्स बजट, कि आपको इस साल क्या क्या पैसा आने वाला है, वो सारा का सारा आप रिसीट बजट के ऊपर में पटअप करते हो कि इस साल की आपकी क्या क्या कमाई होने वाली है, क्या आपके पास गवर्नमेंट को गेन होने वाला है। नेक्स्ट होता है फाइनेंस बिल। ये फाइनेंस बिल है जो आपका पास हुआ है और इसके अंदर में आपके सारे टैक्स प्रपोजल्स होते हैं। फाइनेंस बिल के अंदर में आपके सारे टैक्स प्रपोजल्स होते हैं कि बेसिकली आप कौन कौन से टैक्स लगाने वाले हो, नए लगा रहे हो तो जो अभी आपके टैक्स है उनकी टैक्स रेट क्या होगी, उनके टैक्स स्लैब्स क्या होंगे, वो सारे के सारे फाइनेंस बिल का पार्ट होते हैं। इसके बाद आपको एक मेमोरेंडम देना पड़ता है। मेमोरेंडम इज बेसिकली कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो जिसके अंदर में आप एक्सप्लेन कर रहे हो फाइनेंस बिल के सारे प्रोविजंस को। What does this mean? कि जो आपने टैक्स प्रपोजल करें, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इनकम टैक्स स्लैब्स को चेंज करा है, लेट्स से आपने 5 लाख से अभी पहले 3 लाख अब 5 लाख कर दिया है, तो आपने 3 लाख से अगर 5 लाख करा है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों तो करा गया है और उससे इकोनॉमी को या पब्लिक को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वो सब आपको यहां मेमोरेंडम में एक्सप्लेन करना होता है कि इसको लाने का पर्पस क्या है, इस टाइप के टैक्सेशन का कारण क्या है। इसके अलावा एक आपका स्पेसिफिक एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक पर्टिकुलर एक्ट है फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू होता है, उसका मतलब होता है फिस्कल। गवर्नमेंट से रिलेट करता कुछ भी होगा तो वहां फिस्कल वर्ड ऐड हो जाएगा। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बजटिंग के अंदर में, एंड बजट के अंदर में आपको अपना जो
एक्सपेंडिचर है, जो टैक्सेशन उसको कैसे मैनेज करना है, उसको लेकर ये एक्ट है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में आपको बजट के साथ ये 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। पहला आप स्टेटमेंट देते हो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में क्या बताओगे आप कि आपकी इकोनॉमी इन जनरल कैसे परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन के अंदर में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, जीडीपी प्रोस्पेक्टस क्या है, वो सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में प्रोवाइड करते हो। सेकेंड इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है कि 3 ईयर के अंदर में आपका जो जितने भी डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, आपका ट्रेड डेफिसिट, आपका फिस्कल डेफिसिट, इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर में, कैसे आप इसको विद इन लिमिट्स लेकर आओगे, उन सब के बारे में डिस्कशन होता है। और फाइनली आपका फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट होता है। अगेन जो ये आपके जितने भी डेफिसिट हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, आपका फिस्कल डेफिसिट, आपका ट्रेड डेफिसिट, इसको एक साल में, इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में आप कैसे कंट्रोल करने वाले हो, तो वो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट होता है। तो आपके जो बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट ये मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एक्सपेंडिचर के होते हैं, उसके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 होते हैं, अलग अलग तरह से डिवीजन होता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके लिए सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है कि एक्चुअल में क्या क्या बजट के अंदर में पैसेज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देनी होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर करके बताइए कि एक आपके इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड बताइए, किस मंथ से किस मंथ तक, किस डेट से स्टार्ट होगी, किस मंथ तक आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। और सेकंड आप आंसर कर सकते हैं, सेकंड आंसर बताइए आप मुझे कि आपका जो बजट का प्रेजेंटेशन होता है, बजट प्रेजेंटेशन किस डेट को होता है, बजट को प्रेजेंट आपकी लोकसभा के अंदर में किस दिन को प्रेजेंट किया जाता है। सो मेंशन आउट दैट आल्सो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल रिमूव्स पावर ऑफ वक्फ बोर्ड, नॉन मुस्लिम्स एंड वुमेन ऑन बोर्ड। तो आपका एक बिल आया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024। तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो तब हम जीके के लिए भी आप इसको इंपॉर्टेंट मानिए। बट लास्ट ईयर आपने देखा था कि अब आपके जो बिल रिसेंटली पास हुए हैं, जिसके अंदर में जो मैं स्टैटिक लीगल का पार्ट नहीं मानूंगा, उसके अलावा भी आपके इस टाइप के बिल्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू अगर आपको उनके प्रोविजंस पता हो, थोड़ी बहुत उनकी समझ हो कि क्या चेंजेस करा गया है, तो सिमिलर टाइप का पैसेज आएगा, तो उससे आप इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चंस में काउंट होंगे। तो अगर आप पहले से करके जाओगे तो ये इजी है। अगर आपने पहले ये एक्ट नहीं पढ़ा है, इसके प्रोविजंस नहीं देखे होंगे, तो फिर यही आपको वहां पे टाइम लगाना पड़ेगा। इजी तब भी रहेगा, बट टाइम लगाना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वक्फ बोर्ड के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि वक्फ होता क्या है, व्हाट इज वक्फ। ये वक्फ बोर्ड जो बनाया जा रहा है, ये वक्फ के लिए बनाया जा रहा है। एंड व्हाट इज दिस वक्फ, तो वक्फ होती हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज। वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोई भी पर्सन नॉट एनीवन हु बिलीव्स इन इस्लाम। पहले सुनना मेरी बात को कि कोई भी पर्सन जो इस्लाम को मानता है कि इस्लाम सही रिलीजन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो एक नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। एक नॉन मुस्लिम भी अगर वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को मानता है, फॉलो करता है, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके पास जो भी उसकी प्रॉपर्टियां होती हैं, एंडाउमेंट्स मतलब जो उसकी ओनरशिप वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको वो डोनेट कर सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, वक्फ बोर्ड को। और वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है, वक्फ बोर्ड का काम है कि इन प्रॉपर्टीज को मुस्लिम्स के अंदर में जो डाउन ट्रॉडन है, जो गरीब है, जो बेसहारा है, डाउन ट्रॉडन मतलब जो बेसहारा है, गरीब है, लाइक ऑर्फन्स हैं, विमेंस हैं, विडो वुमेन्स हैं, जो लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उन सबकी हेल्प करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो जो आपका वक्फ का कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर में, उसका बैकग्राउंड यही है कि वक्फ के अंदर में कोई भी पर्सन अगर इस्लाम को प्रमोट करने के लिए, इस्लाम के अंदर जो लोग उसको फॉलो करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ अगर प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहे तो वो प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। तो वक्फ एक्चुअल में कुछ नहीं होते, दीज आर रिलीजियस एंडाउमेंट्स इन इस्लाम। मतलब आप रिलीजन के नाम पे प्रॉपर्टी को दान करो, विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, टिपिकली आर यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। बट यहां पे क्या था, इससे पहले का जो एक्ट था, अभी अमेंडमेंट क्यों लेकर आ रहे हो आप, बिकॉज इससे पहले का एक्ट था, इसके अंदर में वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर दे रखी थी। अब कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और अगर उस पर डिस्प्यूट है कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका डिसीजन वक्फ बोर्ड ही करता था। देयर वाज नो थर्ड अथॉरिटी। तो अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो इट वाज अ फाइनल
डिसीजन, अब आप इसके ऊपर पे क्वेश्चन नहीं करते थे। बट इस पावर को अब यहां पे टेक ओवर करा जा रहा है, ये पावर वक्फ बोर्ड से लेकर के अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रोवाइड करी जा रही है। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही। इसके बाद वक्फ बोर्ड का जो आपका कंपोजिशन है उसको चेंज किया जा रहा है। अभी तक वक्फ बोर्ड के अंदर में मुस्लिम उलेमास और मुस्लिम स्कॉलर्स ही होते थे, उलेमास और स्कॉलर्स ओनली, मुस्लिम स्कॉलर्स और आपके जो मौलवीज होते थे वो ही उसका पार्ट होते, यानी नॉन मुस्लिम इसका पार्ट नहीं होते थे। मोर ओवर बिकॉज इस्लामिक सोसाइटी, एटलीस्ट इंडियन मुस्लिम्स की जो सोसाइटी इंडिया के अंदर में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसके अंदर में भी विमेन रिप्रेजेंटेशन जीरो था। तो यहां पे गवर्नमेंट चेंजेस करके ला रही है एंड इसके बाद इसकी कंपोजिशन में क्या होगा, नॉट जस्ट मुस्लिम बट नॉन मुस्लिम ऑल्सो, मेजरली जो आपकी एमपी एमएलएज होंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, उस बोर्ड के अंदर में उसके नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के बोर्ड को और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में जो बोर्ड्स होंगे उसके लिए नॉमिनेट करेगा। एंड इसके बाद उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो वक्फ बोर्ड होगा, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, वहां सबके ऊपर पे आपका अब विमेन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है कि एटलीस्ट हर लेवल पे 2 विमेन्स होनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएगा, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर से एग्री नहीं करते हो तो आपके पास में 30 डेज का टाइम होगा कि आप हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस करे गए हैं आपके वक्फ बोर्ड के इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में। प्रोबेबली ये जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे पास हो जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या क्या वर्ड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे वाकिफ वर्ड क्या है, वाकिफ इज द पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है, दैट इज नोन एज वाकिफ। और यहां पे औकाफ क्या होता है, इट इज एसेट डोनेटेड एंड नोटिफाइड एज वक्फ। तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप डोनेट करते हो वो औकाफ होता है, और जब वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है तब हम उसे वक्फ बोलने लग जाते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी बनती, जैसे ही वो वक्फ के कंट्रोल में आया तब वो वक्फ प्रॉपर्टी बनी, उससे पहले आप उसे औकाफ कहते हो। ओके, की अमेंडमेंट्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर में और स्टेट वक्फ बोर्ड में मिनिमम 2 विमेन्स होंगी, और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इसके अंदर में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नोटिस ऑल्सो रिक्वायर्ड, नोटिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अगर ये कहता है कि इट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए अगर कोई भी क्लेमेंट है जो क्लेम करता है इट इज माय प्रॉपर्टी, या वो किसी के पोजेशन के अंदर में है, तो उसको भी यहां पे करना पड़ेगा। और एक सेंट्रलाइज वेबसाइट होगी, सेंट्रल पोर्टल होगा, जहां पर पे इस चीज को नोटिफाई करना रिक्वायरमेंट है। अब वक्फ के लिए पहले क्या पॉसिबल होता था कि वक्फ सीधे ही उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लेता कि बाय डिक्लेयरिंग इट एज वक्फ प्रॉपर्टी, बट यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस सेंड करना पड़ेगा अगर किसी के पोजेशन में है, और इसके बाद सेंट्रलाइज वेबसाइट के अंदर पे ये रिकॉग्नाइज होगा। मोर ओवर एक और चेंज करा गया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अंदर को मानना है, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हो तो भी चलेगा। और आपके मद्रास और नागपुर हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स है जिसके अंदर में बोला है कि एक नॉन मुस्लिम जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है और जो चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट करना चाहता है, वो वक्फ प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। अब यहां पे क्या चेंज करा गया है, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स विल बी अलाउड टू डोनेट देयर प्रॉपर्टी मूवेबल अदरवाइज टू द वक्फ काउंसिल और बोर्ड, also only the legal owner can take this decision। तो 2 चेंजेस करे गए हैं सो दैट कोई अननेसेसरी कोई फ्रॉड के थ्रू इस प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर ना कर दे। तो अब क्या है, सिर्फ जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स यानी जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ वही लोग अब आपकी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं वक्फ बोर्ड को। इसके अलावा ये पावर जो है अब सिर्फ लीगल ओनर के पास होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम पर्सन है और उसके पेरेंट्स मुस्लिम्स हैं और उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, बट एज अ सन वो बहुत ज्यादा डिवोट मुस्लिम है एंड ही वांट्स टू डेडिकेट हिज लाइफ टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, और वो अपनी प्रॉपर्टी को या अपने फादर की प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है, तो ही और शी हैज टू वेट फॉर दैट प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू टेक प्लेस इन हिज नेम बिफोर ही कैन ट्रांसफर इट। ऐसा नहीं है कि बिकॉज जब भी इनकी डेथ होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मेरे शेयर में आनी है तो मैं इसको अभी से डोनेट कर सकता हूं। वो डोनेशन तभी हो पाएगा जब आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लीगल ओनर बन पाओगे। सो दीज आर सम चेंजेस। तो यहां पर ये छोटे छोटी जो चेंजेस होती हैं इनके बेसिस पे आपके चेंजेस जो होते हैं वो लॉ के अंदर में करे जाते हैं। ओके, फाइनली अब एक सेपरेट बोर्ड भी बनाया जाएगा फॉर बोहरा एंड आगा खानी मुस्लिम्स। तो आगा खानी और बोहरा मुस्लिम्स हैं जो आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम है या आप इनके सेक्ट्स बोल सकते हो इनको, तो इन सब के लिए भी अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा सो दैट इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। इसके अलावा जो ये बोर्ड्स बनाए जाएंगे इनमें जो बाकी के मुस्लिम्स होते हैं लाइक शिया, सुन्नीस और अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बहुत सारे अगेन यहाँ पे भी क्या है कास्ट सिस्टम आपके मुस्लिम्स के अंदर में भी है,
इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे सिर्फ हिंदूज में ही कास्ट सिस्टम नहीं, बाकी के जो रिलीजन जो यहां पे आपके आके डेवलप हुए हैं वहां पर भी उन रिलीजन्स के अंदर में भी एक कास्ट सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो वो कास्ट सिस्टम की वजह से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर में जो आपकी इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं, कमीशंस होते हैं, उसमें उनको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे उनको भी इसके अंदर में कुछ कंपोजिशन के अंदर में कुछ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी जाएगी। सो ये आपके कुछ मेन अमेंडमेंट्स हैं, मेन अपडेट्स हैं रिगार्डिंग दिस वक्फ बोर्ड। जब ये पूरा बिल पास हो जाता है और इस पर कुछ अच्छी अपडेट आती है तो उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका वक्फ बोर्ड वाला न्यूज। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पोस्ट पीएमएलए जजमेंट रिव्यू टू अगस्त 28 आस्क इफ इट्स अपील इन डिस्गाइज। तो इसका अगर मैं आपको कंटेक्स्ट बताऊं तो आपका एक पर्टिकुलर एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है पीएमएलए, इसको हम शॉर्ट में पीएमएलए बोलेंगे। ये जो पीएमएलए एक्ट है इसको आपने मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए, इस प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए आपने पर्टिकुलर एक्ट को इनेक्ट किया। तो यहां पे मेजरली आप ऐसे समझिए कि कोई भी पर्सन अगर ब्लैक मनी को यूज करता है, टेररिस्ट की मनी को या ब्लैक मनी को यूज करता है, टेररिज्म के लिए मनी यूज करता है, इलीगल पर्पस के लिए मनी यूज करता है, तो ये पर्टिकुलर एक्ट है जो इस टाइप के एक्शंस को प्रिवेंट करता है और उनको प्रिकॉशनरी स्टॉप करने के लिए वो क्या करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एम्पावर करता है विद सर्टेन पावर्स। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एम्पावर करता है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन अरेस्ट अ पर्सन, ये अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी जो भी है उसकी सीज कर दी गई है और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब यहां पे क्या है, जो पीएमएलए है ये बहुत एक स्ट्रिंजेंट लॉ है, तो इसके अंदर में कुछ ऐसे प्रोविजंस है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, सो फॉर एग्जांपल यूजुअली क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल होता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है कि आप इनोसेंट हो, आपको गिल्टी प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, उसको प्रूव करना है। बट पीएमएलए के अंडर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट टू एक्यूज्ड। यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर पे है, यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर पे है कि उसको प्रूव करना है कि यू आर इनोसेंट, यानी आपका अजम्पशन है कि यू आर गिल्टी एंड नाउ यू हैव टू प्रूव कि यू आर इनोसेंट। तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमने एक्यूज को शिफ्ट कर दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, इफ आई आस्क यू कि अगर आप पे कोई क्रिमिनल एलिगेशन लगा है, लेट्स से कि आप एक कंपनी रन करते हो और आपके पास में पुलिस आती है और पुलिस कहती है कि आपको अरेस्ट करा जाता है बिकॉज आपने कंपनी में कुछ काम किया, आपने कुछ धोखाधड़ी करी है और इसके अलावा आपको कोई डिटेल नहीं मिलती। तो यूजुअली आपको पता होगा कि आपको कोई पर्सन आपका एफआईआर फाइल करता है, आपकी फर्स्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट मिलती है, आपके लॉयर को रिपोर्ट मिलती है, उसके बेसिस पे वो आपका डिफेंस प्रिपेयर करता है। बट यहां पे आपने क्या कर रखा है, जो आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं ECIR, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है ये एक्यूज को एक्सेसिबल होती ही नहीं है, ये रिपोर्ट एक्यूज के हाथ में ही नहीं जाती। और यहां पे ईडी का क्या रीजन होता है कि इसको हम क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो रीजन होता है कि इसके अंदर में सारी इंपॉर्टेंट डीलिंग्स होती हैं और अगर ये पब्लिक नॉलेज बन जाए या फिर ये एक्यूज के पास में आ जाएंगे तो जो हम गैदर कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे पास जो पूरे एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय भी करे जा सकते हैं, इसके अंदर में चेंजेस किए जा सकते हैं। वो मे भी उस पर्टिकुलर मनी को, जो आपकी ब्लैक मनी है, उसको इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रांसफर कर दे या किसी और के नाम में कर दे, तो जो हमारा पूरा केस है वो फेल हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जैसे एफआईआर होती है, सिमिलरली इसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ECIR, ये भी एक्सेसिबल नहीं होती है, ये भी एक्सेसिबल नहीं होती है। तो आपने यहां बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज को शिफ्ट कर दिया है। ECIR रिपोर्ट जिस बेसिस पे अपना डिफेंस प्रिपेयर करोगे कि आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो बट आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उस बेसिस पे आपको अपने आप को नॉन गिल्टी, आपको इनोसेंट प्रूव करना है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, यहां पे जब आप बेल लेने जाते हो तो यहां पे आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी या जज को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप बेल पे जाने के बाद कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं करोगे, कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करोगे।
आप कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करोगे, यानी कि बेल की जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रिंजेंट हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो इसके अंदर में हम कह सकते हैं हमने इसमें ट्विन कंडीशंस बनाई है बेल के लिए, ट्विन टेस्ट अप्लाई करे हैं इस पर्टिकुलर पीएमएलए के अंदर में बेल प्रोवाइड करने के लिए। पहला तो यहां पे जज को श्योरिटी होनी चाहिए, यहां पे जो एक्यूज है उसे शो करना है कि ही इज इनोसेंट, यानी कि 100% ये शो करना है कि इनोसेंट है, 1% भी गिल्टी दिख रहा है तो ही इज अ गिल्टी पर्सन। और यहां पे उल्टा हो रहा है, यूजुअली क्या होता है 1% भी डाउट है कि आप इनोसेंट हो तो आपको बेल मिलेगी, यहां क्या है आप 1% भी गिल्टी हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी। और सेकंड टेस्ट क्या है, जज को यहां पे ये श्योरिटी लगानी है, जज को ये श्योरिटी हो जानी चाहिए, या तो आप प्रूव करिए या जज श्योर हो जाए कि अगर आपको बेल दी जाती है तो आप एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, विटनेस को जाके इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, बेसिकली आप किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करोगे। तो जब ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी आपको बेल मिलती है। तो यहां पे ये आपके पर्टिकुलर न्यूज क्या आई है कि आपका 2022 का एक पर्टिकुलर जजमेंट है, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर्टिकुलर ट्विन टेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि यस दिस पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ बेल इज ओके इन दिस केस ऑफ पीएमएलए, बिकॉज पीएमएलए थोड़ा सा एक स्ट्रिंजेंट लॉ है। मेजरली जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है ये टेररिस्ट फंडिंग में भी यूज होता है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज को स्टॉप करने की सभी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। तो आप यहां पे जो यूजुअल क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे कुछ डिफरेंट अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हो, और यहां पे कोर्ट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो बिकॉज इस टाइप की कंडीशंस हैं इसके अंदर में, तो ये एवरीवन न्यू कि इसके ऊपर पे फिर से क्वेश्चनिंग होगी। तो यहां पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एक रिव्यू पिटीशन के लिए, रिव्यू के लिए बोला गया इस पर्टिकुलर जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास आर्टिकल 137 में रिव्यू की पावर होती है, वो किसी भी जजमेंट को, डिक्री को, अपने खुद के जजमेंट को, डिक्री को वापस से रिव्यू कर सकता है। बट जो रिव्यू का रिक्वायरमेंट होता है, जो रिव्यू अलाउ होता है, वो तभी होता है जब इसके अंदर में कोई पेटेंट डिफेक्ट हो या बायसनेस शो हो रही है कि जो जजमेंट है, जो जजेस थे वो बायस थे, या इसके अंदर में कुछ पेटेंट डिफेक्ट है जो उस टाइम में मिस आउट हो गया। तो यहां पे जज का स्टेटमेंट क्या है कि कहीं ये अपील इन डिस्गाइज तो नहीं है। तो यहां पे जज क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है, आप उसको अपील नहीं कर सकते हो। रिव्यू की जो पावर होती है उसमें हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि कोई पेटेंट मिस्टेक, कोई लॉ के अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो कोई जजमेंट नहीं किया, या फिर यहां पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल तो ब्रेक नहीं हुए थे, जज कहीं यहां पे बायस तो नहीं था, प्रिंसिपल ऑफ हेयरिंग का कहीं यहां पे ब्रीच तो नहीं हुआ। तो यूजुअली अगर ये सब चीज नहीं हुई है और जजमेंट प्रॉपर, फुल एंड फाइनल, प्रॉपरली लॉ को अप्लाई करके दिया गया है तो उसका रिव्यू अलाउ नहीं होता है। तो स्टिल यहां पे अगस्त 28 को इसके रिव्यू को सुना जाएगा और यहां पे ये भी डिसाइड हो जाएगा क्या रिव्यू की पावर इस तरीके एक्सटेंड हो सकती है कि क्या आप क्रॉस चेकिंग स्टेप से रिव्यू में अंदर एक अपील की तरह, आप सुप्रीम कोर्ट के केस को अपील की तरह सुप्रीम कोर्ट की एक हायर बेंच को क्या अपील कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी यहां पे आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पीएमएलए वाला जजमेंट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, चंद्रयान 3 टीम एक्स IISc डायरेक्टर विंस टॉप साइंस अवार्ड्स। तो अभी अभी आपका कुछ साल पहले ही आपने जो आपके साइंस के अवार्ड्स दिए जाते हैं उनका नॉमेनक्लेचर चेंज करा है। आपने पहले डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स होते थे, बहुत सारे अवार्ड्स होते थे, डिफरेंट कैटेगरीज के अवार्ड होते थे, उनको आपने कंपाइल करके एक सिंगल अम्ब्रेला टर्म के अंदर में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर में सब कैटेगराइज करा है। तो जो आपका मेन अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर में आप ये पुरस्कार देते हो उनको बोलते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है जिसके अंदर में 56 टोटल प्राइजेस दिए जाते हैं एनुअली। तो ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। इसके अंदर में आप 3 मैक्सिमम विज्ञान रत्न देते हो। तो यूजुअली लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ऑब्वियसली साइंस एंड टेक। विज्ञान पुरस्कार है तो साइंस एंड टेक के लिए मिलता है, तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है उनको विज्ञान रत्न अवार्ड मिलता है। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ 25 पीपल कैन बी प्रोवाइडेड विद विज्ञान श्री, जो किसी भी साइंस एंड टेक के फील्ड में, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक कुछ भी हो सकता है, बट साइंस एंड टेक का फील्ड है उसके अंदर में जिन्होंने कुछ अलग हटके किया है उन सबको विज्ञान श्री अवार्ड मिलता है। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके युवा वैज्ञानिक आते हैं आपके जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता है। तो पहले ये एक सेपरेट अवार्ड था जिसको CSIR देता था और ये कितने भी नंबर ऑफ पर्संस को देता था, बट अब इसको में 25 युवा विज्ञान, मैक्सिमम 25 युवा वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के रिसिपिएंट्स होते हैं। इट इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट के लिए होता है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। तो शांति स्वरूप भटनागर यंग साइंटिस्ट को मिलता है
है। शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फर्स्ट आपकी डायरेक्टर जनरल थे एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, बट स्टिल उन्होंने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी वर्क करे, इसलिए उनके कमेमोरेशन में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उनके नाम पे पर्टिकुलर अवार्ड देते हैं। और ये सिर्फ 25 साइंटिस्ट को, यंग साइंटिस्ट को मिलता है, मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर्स। इसके अलावा 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स मिलते हैं, यानी पूरी टीम को अवार्ड मिल रहा होता है, इसमें 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली इस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर में कोई भी कैश प्राइज नहीं होता है, नो कैश मनी, नो कैश प्राइजेस, तो इसमें कुछ भी कैश नहीं मिलता है। यस, यू गेट अ मोमेंटो, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, बट आपके पास कोई कैश प्राइज नहीं होता है। तो 3 विज्ञान टीम अवार्ड्स होते हैं। अब इसके बाद की जो 2 डेट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन पर्टिकुलर अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट होता है कि किसको क्या मिला है, वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को हो जाता है, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन May 11। नाउ इट इज योर जॉब टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि May 11 को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं। हिंट, इट इज रिलेटेड टू समथिंग न्यूक्लियर से कुछ रिलेटेड है। सो May 11 को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस पर्टिकुलर अवार्ड को अवार्ड किया जाता है, जो सेरेमनी होती है, इट इज डन ऑन द नेशनल स्पेस डे विच इज ऑन August 23rd। एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, August 23rd को क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, और इसका लेना देना कुछ इस बार के अवार्ड विनर से ही है, इस बार के अवार्ड विनर से ही लेना देना है इस नेशनल स्पेस अवार्ड का। तो यहां पे टेक्नोलॉजी का स्पेस हो गया। तो एक और क्वेश्चन बचा कि एक नेशनल साइंस डे होता है जो भी आप सेलिब्रेट करते हो। इस बार मैं आपको रीजन बता रहा हूं, CV रमन के रमन इफेक्ट को जब फाइंड किया गया तो उसके कॉमेमोरेट करने के लिए हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये उस मंथ का लास्ट डे होता है, यूजुअली लास्ट डे होता है उस मंथ का जिस दिन ये आपको होता है। तो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करता है। नेशनल साइंस डे हो गया, नेशनल टेक डे हो गया, नेशनल स्पेस डे हो गया, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इट्स बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर क्लैट एंड एलेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, और ये जो अवार्ड है ये ओपन PIOs के लिए भी है। PIOs होते हैं आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये जो आपके ऊपर वाले अवार्ड्स हैं ये एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी मिल सकता है। हाउएवर कुछ लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, एक साल में 3 विज्ञान रत्न अवार्ड मैक्सिमम होते हैं, बट एक साल के अंदर में सिर्फ एक ही PIO इसमें नॉमिनेट हो सकता है। बट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नो दिस कि जो आपके NRIs होते हैं, PIOs होते हैं, उनके लिए भी ये अवार्ड वैलिड है, वो भी इस अवार्ड को रीच आउट कर सकते हैं, उनको भी अवार्ड मिलता है। तो ये था आपका रिगार्डिंग राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ओके, आगे मूव करते हैं। फेट ऑफ ST सब कोटा इन मिजोरम स्टक इन लिम्बो आफ्टर टॉप कोर्ट रूलिंग। तो जो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, सो SC ST के अंदर में आपने जो सब कैटेगराइजेशन अलाउ किया है, इंटरेस्टिंगली आई एम सीइंग इट एवरीवेयर कि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर भी अलाउ करा जा रहा है सब क्लासिफिकेशन। बट आप जब जजमेंट को रीड करते हो वहाँ पे STs के सब क्लासिफिकेशन की बात नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस रहा होगा शायद वो SC और ST दोनों के लिए होगा। जो जजमेंट था या फिर जो आपका केस था, इट वॉज ओनली फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs। पंजाब के पंजाब के पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पे क्वेश्चन करा गया था, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन था, शेड्यूल ट्राइब्स की बात ही नहीं थी वहां पे। और आप सुप्रीम कोर्ट का अगर ये जजमेंट भी पढ़ लोगे, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, इसके अंदर में भी कहीं पर भी STs की बात नहीं है। बट लेट्स से जब तक हमें पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती तो वी कैन कीप इट कि SC STs बोथ कैन बी सब क्लासिफाइड। तो यहां पे दोनों की पावर की बात हो रही है। तो यहां पे मिजोरम की गवर्नमेंट जो थी वो भी STs के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन करना चाहती थी जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, और यहाँ पे जॉब्स में वो 99% जो जॉब्स थी वो रिजर्व करना चाहती है ST कम्युनिटी के लिए, 99% जॉब। और इसने सब क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या करा था कि वहां पे आपके मीजो जो होते हैं, इनको हम जो भी बोल सकते हैं, जो एथनिक ट्राइब है उसमें इनको 99 में से 95%, और जो नॉन मीजो हैं उनको 4%, तो 95 इनको और 4% इनको। तो इस टाइप से सब कैटेगराइजेशन का करने का इनका प्लान था। तो जब इन्होंने पहली बार इस टाइप से चेंज करने का कोशिश करे कि एक्ट लेकर आए, तो वहां का जो कोर्ट था आपका, उस कोर्ट ने इसको, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और फिर से ये एक रूल्स में लेकर चेंज करके आए, और फिर से यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ ये वाली जो चीजें अभी लिम्बो में चली गई, बिकॉज बीच में इनका जजमेंट आ चुका है। तो लेट्स सी कि पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि क्या मैं 99% STs के नहीं, पूरे 99%
99% जो सीट्स हैं वो एसटीज के लिए रिजर्व है। यस, मिजोरम आपका एक एसटी डोमिनेटेड स्टेट है, मेजरली जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन ही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही आएगी, बट क्या इट इज वैलिड टू डू 99 टू रिजर्व 99% सीट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो यहां पे ये क्वेश्चन भी आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आपका जो स्टेट ऑफ पंजाब और रविंदर सिंह है उसके अंदर में क्या करा गया है कि अब आपकी स्टेट के पास में पावर होंगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट होती है जो प्रेसिडेंट बनाता है उसके अंदर में जो पहले से मौजूद कास्ट है, उसके अंदर में जो पहले से कास्ट है उनको सब क्लासिफाई किया जा सकता है, उसमें रिजर्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है। बट यहां पे पावर क्या नहीं है उनके पास में, लेट से एक राजस्थान के अंदर में फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट है, लेट से ए कास्ट है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता है, सब कैटेगराइजेशन में इंक्लूजन नहीं हो सकता है, बट जो पहले से आपकी कास्ट है उसके अंदर में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस कि आप नई कास्ट को ऐड नहीं कर सकते, जो कास्ट आपकी पहले से उनको रिमूव नहीं कर सकते हो, वो राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। और यहां पर क्या राइट मिला है आपको कि जो पर्टिकुलर कास्ट है जो पहले से कास्ट है आपकी स्टेट्स के अंदर में उनको आप सब क्लासिफाई कर सकते हो, उनके लिए आप अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज द मेन चेंज इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। तो आगे हम एक एमआईटी के अंदर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम वेटिंग कि एक दो क्लैरिफिकेशन आ जाए, बिकॉज अभी कुछ लोगों ने पेटिशन करी, गवर्नमेंट ने पेटिशन करी हुई है आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन कि एससी एसटी कोटे को हमें किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो जब और क्लैरिटी आ जाएगी तो हम और कर लेंगे, अदरवाइज इस मंथ के इस 15 ऑफ अगस्त तक हम इस पर्टिकुलर चीज को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मीजो वाला न्यूज़। अब यहां पे बिम्स्टेक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स नीड्स रिवाइवल विद रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज। तो बिम्स्टेक की न्यूज आई आपकी। बिम्स्टेक आपका बार बार न्यूज में आ रहा है बिकॉज इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो भी ढाका बांग्लादेश में, जो अभी अभी आपके सिविल स्ट्राइक से निकला है और अभी अभी उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है, उनकी आज ओथ सेरेमनी है। मोहम्मद यूनुस जो वहां के नोबेल लॉरेट हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये सारी डिस्कशन हम कल कर चुके हैं, वहां पे वो गवर्नमेंट फ्रेम कर रहे हैं और यहां पे बिम्स्टेक की भी बात चल रही है। तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, जैसे आपका G21 हो चुका है, G21 है आपका, सार्क है आपका, जैसे आपका आसियान है, ऐसे ही आप एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना चाहते हो, एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना चाहते हो। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो द नेम ऑफ बिम्स्टेक आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, टेक्निकल कॉपरेशन भी और इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है, दोनों के बारे में ये बात करता है। सो एक तो आपको सारे 7 इसके अंदर में 7 कंट्रीज है उनके नाम पता होने चाहिए। सो इसका निमोनिक बहुत ईजी है, MBBS और NIT। MBBS NIT से आप 7 कंट्रीज का नाम याद कर सकते हो। सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दी 7 कंट्रीज। बांग्लादेश के रीजन की वजह से, बांग्लादेश के अंदर में जो आपकी सिविल स्ट्राइक हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, उस वजह से बिम्स्टेक ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या है ये? इट्स एन इकोनॉमिक ब्लॉक जो 1997 के अंदर में, 1997 में आपने क्रिएट करा था और किसके थ्रू करा गया था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो यूजुअली जिस सिटी के अंदर में आपकी फर्स्ट बार मीटिंग होती है, क्रिएट करा जाता है, उसी के नाम पे वो डिक्लेरेशन होता है। तो फर्स्ट मीटिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन में हुई थी, उसी के अंदर। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहां पे? ढाका बांग्लादेश में। सो दिस इज अ कॉमन नॉलेज नाउ। तो पहले इसके अंदर में सिर्फ 4 कंट्रीज थी, तब इसको हम बिस्टेक बोलते थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो एग्जैक्टली 7 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? बिस्ट वर द BIST, बिस्ट वर द फाउंडिंग मेंबर्स, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। सो दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर ओनली एन इंडियन हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल, इंद्रामणि पांडे। सो फर्स्ट टाइम कोई इंडियन आपका सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड एक बहुत ही रीसेंट अपडेट आया है कि बिम्स्टेक का चार्टर क्या होता है? चार्टर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं या उसका जो सेक्रेटेरिएट होता है, उसके जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, लिमिटेशंस है, वो सारे चार्टर में प्रोवाइड होती हैं कि मेजरली बिम्स्टेक क्या क्या कर सकता है, उसका जो लीगल स्टेटस है वो हमें बिम्स्टेक चार्टर से पता पड़ता है। ठीक है, तो बिम्स्टेक चार्टर हमने आपके मार्च 22 के अंदर में अडॉप्ट किया था और फाइनली इट बिकेम इन्फोर्सेबल फ्रॉम 2024। तो इसी साल से ये इन्फोर्सेबल है, 2024 में हमने इसको इन्फोर्सेबल कर दिया। बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं सबने इसको अप्रूव कर दिया। सो 24 में नेपाल बच रहा था, अप्रैल में उसने अप्रूव करा, 24 में ये इन्फोर्सेबल हो चुका है।
इस चार्टर से क्या हो गया, अब इसकी एक लीगल पर्सनैलिटी है, मतलब ये एक लीगल पर्सन बन चुका है। लीगल पर्सन बनने से क्या होता है कि अब आप एक लीगल बॉडी हो, आप एक लीगल बॉडी हो, यानी आपके अगेंस्ट में केस फाइल हो सकते हैं, आप भी केस फाइल कर सकते हो, और प्लस अब क्या है, अब आप बाकियों के साथ भी एमओयू साइन कर सकते हो, एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। तो कल अगर बिम्स्टेक को आसियान के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना है या नॉन बिम्स्टेक मेंबर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, तो बिम्स्टेक अब एक लीगल पर्सन है, ये कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्वाड है, वो एक इनफॉर्मल डायलॉग है, इनफॉर्मल कोalition है, क्वाड जो है आपका, वो इस टाइप के एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता है, बिकॉज उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं, उसका कोई कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। और मेनली क्या होता है, इट कैन नाउ एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स। तो अब इसके पास में पावर है न्यू मेंबर्स को एडमिट करने की, ऑब्जर्वर्स को एडमिट करने की, उसके लिए कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है कि हाउ कैन यू बिकम अ बिम्स्टेक मेंबर। ये सारी चीजें आपकी अब इस चार्टर की वजह से अलाउड हो चुकी है। तो ये था आपका बिम्स्टेक को लेके कुछ डिटेल्स। ओके, सो आपकी एक और न्यूज आई है, व्हाट इज द येन कैरी ट्रेड, व्हाई इज इट अनवाइंडिंग राइट नाउ। तो अभी अभी क्या है, यूएस के अंदर में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी और यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है। जो मार्केट है वो नीचे की तरफ क्रैश हो रहे हैं, मार्केट जो है वो नीचे आ रहे हैं, और उसका एक मेन रीजन है येन कैरी ट्रेड। तो पहले तो येन, आपको पता हो, येन इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी है, और ये कैरी ट्रेड की वजह से, कैरी ट्रेड एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेड होता है जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी हो रही है। तो येन कैरी ट्रेड कोई नया फिनोमिना नहीं है, इट्स अ ओल्ड थिंग। तो बिकॉज जो येन की इंटरेस्ट रेट होती है, या येन आपका जो जापानीज येन है, इसकी जो मार्केट के अंदर में वैल्यू होती है, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, येन के पैसे को बोरो करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, और फिर उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और येन का पैसा भी लौटाते हैं और अपना प्रॉफिट अपने पास में रख लेते हैं। तो कैरी ट्रेड क्या होता है, कैरी ट्रेड इज सिंपली कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि रुपी जो है वो आज 80 रुपए हो गया, अब 90 रुपए हो गया। तो अगर 80 रुपए 90 रुपए का मतलब क्या है कि $1 पहले लेट से ₹80 का था, और अब $1 ₹100 का हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले $1 या पहले आप 80 रुपए में जो इंडिया में बाय करते थे, उसके लिए आपको $1 चाहिए, और अब क्या है, आपको 100 रुपए चाहिए उसके लिए, जिससे आप $1 से जो बाय कर सकते हैं। यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो डॉलर की ज्यादा हो चुकी है। 100 रुपए $1 के बराबर, यहाँ 80 रुपए ही है, ठीक है। यानी 80 रुपए में आप $1 खरीद पा रहे हो, यहां आप 100 रुपए देके आप $1 खरीद पा रहे हो। तो सिमिलरली येन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक जो डॉलर होता है, इफ आई से अराउंड 160 येन था, 160 येन था। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हमें दिख रहा है कि जो येन है वो वीक है, यानी कि 160 येन देके आपको $1 मिल रहा है। अब क्या हो चुका है, जो $1 है वो 140 येन का हो चुका है। यानी हम कह रहे हैं कि जो येन है ये पावरफुल होता जा रहा है, इसकी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। पहले आपको 160 येन देने पड़ रहे थे, अब 140 येन में आप खरीद पा रहे हो, यानी येन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। और ये स्ट्रांग क्यों हो रहा है, आपका जो जापान है, बिकॉज यहां पे सेविंग का हैबिट बहुत ज्यादा है, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो यहां पे येन के बैंक ने क्या करा, अपनी इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दिया था। इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया, यानी कि आप सिग्नल क्या दे रहे हो पब्लिक को कि आप बैंक में पैसा मत रखिए, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, मार्केट में जाके लगाइए, खर्च करिए, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट होती जा रही थी। एक तो वहां पे यंग पॉपुलेशन ही पैसा ज्यादा खर्च करता है, और दूसरा वहां पे बिकॉज सेविंग हैबिट ज्यादा थी, तो इस वजह से वहां पे इंटरेस्ट रेट कम थी। तो अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम है तो आप क्या करोगे, आप स्पेंड करोगे, आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो आपका क्या हो रहा है, आपका पैसा मार्केट के बाहर जा रहा है। ऐसा ही नहीं, बाहर के जो बोरोवर्स हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी येन को खरीद के लेके जा रहे हैं, बिकॉज यहां पे बैंक तो उनको कुछ ले नहीं रहा है। येन का जो सेंट्रल बैंक है, जापान का सेंट्रल बैंक है, वो पैसा ले नहीं रहा है, तो बाहर ये पैसा सस्ते में अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट रेट पे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास येन है, मैं सेंट्रल बैंक को दे नहीं सकता हूं, मेरे से कोई अमेरिकन इन्वेस्टर आता है, वो बोलता है कि मैं आपका जो पैसा आपको 0% मिल रहा है, मैं आपको 2% इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे 100 येन दे दीजिए, और जो भी आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा, आप 100 रुपए दीजिए, एक साल बाद 102 रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जिस इन्वेस्टर को जापान में कुछ नहीं मिल रहा, वो अपना डॉलर बाहर दे रहा है। तो कैरी ट्रेड यही होती है। कैरी ट्रेड क्या होती है कि येन को मैंने खरीदा, आई एम अमेरिकन इन्वेस्टर, मैं अमेरिका का इन्वेस्टर हूं, मैंने येन को खरीदा, लेट्स से मैंने 100 येन खरीदे 2% इंटरेस्ट पे,
ठीक है, 2% इंटरेस्ट पे खरीदा, यानी कि 1 साल बाद अगर मुझे देना, मुझे 102 येन देना। और मैंने क्या करा, उस पैसे को अमेरिका में लेकर गया मैं, और मैंने उसको यूएस के किसी बॉन्ड में, यूएस के किसी स्टॉक को खरीद लिया। यूएस का लेट्स से मैंने माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक खरीदा जिसपे मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 160 येन है इसको डॉलर में कन्वर्ट करा, तो डॉलर में कन्वर्ट करके मैंने डॉलर में वो बाय कर लिया। अब लेट्स से डॉलर में बाय करके वो मुझे वहां से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे को वहां पे 100, फॉर एग्जांपल 100 येन से मैं 106 रुपए कमा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास आर्बिट्राज क्या हो गया, मेरे को क्या बेनिफिट हो गया, वहां मैं 6 रुपए कमा रहा हूं, यहां मुझे 2 रुपए का ब्याज देना है, तो मुझे टोटल 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसी को ही कैरी ट्रेड करा जाता है, यानी कि जहां पे कोई करेंसी पे मुझे कम इंटरेस्ट मिल रहा है उसको तो मैं बोरो कर लूंगा कम इंटरेस्ट पे, और उसको कन्वर्ट करूंगा दूसरी करेंसी में और किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, और जो मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उससे मैं उस बोरोइंग को भी पे कर दूंगा और अपना प्रॉफिट भी रख लूंगा। तो ये होता है कैरी ट्रेड। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे येन 160 में मिल रहा था, अब मुझे 140 येन मिल रहे, 140 में येन मिल रहा है, यानी कि मुझे या तो अभी मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मैं येन 140 में खरीद लूं, और मान लेते हैं अगर मेरे पास में पैसा नहीं है, बाद में हो सकता है $1 अगर 1 येन के बराबर हो जाए, तो मेरे को जो पहले बेनिफिट हो रहा था वो बेनिफिट नहीं होगा, मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज येन अब स्ट्रांग होता जा रहा है, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं हर चीज के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या करूंगा, जो मैंने स्टॉक्स बाय करे हैं उनको अपने उसी टाइम में लिक्विडेट करूंगा और ये पैसा रिटर्न करने की ट्राई करूंगा। तो जब मैं वहां से स्टॉक खरीद रहा हूं तो क्या हो रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, बिकॉज अब उसकी डिमांड नहीं है, तो वो पैसा मेरा वापस येन में जा रहा है, और बिकॉज मैं येन में पैसा डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, येन मेरा स्ट्रांग होता जा रहा है, येन मेरा स्ट्रांग हो रहा है। तो इसको हम येन कैरी ट्रेड बोलते हैं, और जिसकी वजह से अभी मार्केट वॉलेटिलिटी हो रही है। तो ये एक समझने का कंसेप्ट है। बाकी आपको अगर ये समझना है कि आपके लायक क्या, आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, तो कुछ इस बेसिस के ऊपर पे कि येन कैरी ट्रेड बेसिकली होता क्या है। तो अगर एक सिंपल टर्म में आपको येन कैरी ट्रेड समझाऊं, तो आपने एक पर्टिकुलर करेंसी जिसमें इंटरेस्ट रेट कम है उसको आपने बोरो करा उस इंटरेस्ट रेट पे, उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करा दूसरी करेंसी में, उससे आपने प्रॉफिट अर्न करा, उसके बाद आपने प्रॉफिट को गेन कर लिया, और जो आपका पुरानी आपका जो लोन लिया था, आपने बोरो करा था, उसको आपने पे बैक कर दिया। तो ये जो आपका आर्बिट्राज हुआ, जो प्रॉफिट बचा, ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका येन कैरी ट्रेड। फाइनली आज की लास्ट न्यूज पे हम देख लेते हैं, विच इज चाइना लॉन्चेस पेट्रोल्स नियर कंटेस्टेड शोल एज फिलीपींस होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स। तो इफ यू नो कि आपका चाइना के साउथ में एक साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी के अंदर में प्रॉब्लम इज कि जो चाइना है, ये अगर ये चाइना है और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं, यहाँ पे अगर अलग अलग कंट्रीज हैं, पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, ये चाइना क्लेम करता है। चाइना कहता है ऑल ऑफ दिस वाटर इज माई टेरिटरी। अब पानी ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर में कोई लैंडफॉर्म्स नहीं हो सकते, सो ऑब्वियसली जो लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम आइलैंड्स कहते हैं, शॉल्स कहते हैं, वो सब यहाँ पे बहुत सारे। अब चाइना क्या कहता है, ये सारे आइलैंड चाहे ये मेरी पर्टिकुलर बॉर्डर से ये 2000 किलोमीटर दूर हो, 20,000 किलोमीटर दूर हो, और चाहे यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हो, बट बिकॉज ये साउथ चाइना सी मेरे अंदर आता है, ये मेरी टेरिटरी है, तो ये सारा का सारा मेरा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, चाइना ने पेट्रोल लॉन्च करे बिकॉज फिलीपींस यूएस की आर्मी के साथ, यूके की आर्मी के साथ मिलिट्री डील कर रहा था, यहां पे नेवल और एयरफोर्स डील कर रहा था। तो यूएस ने अपने खुद के नेवल शिप भेज दिए टू टेल देम, कि उनके पीछे पीछे जा रहा है, चेक कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से ये वापस से डिस्प्यूट आ रहा है। यहां पे जो पर्टिकुलरली शॉल या जो आइलैंड डिस्प्यूटेड है वो है स्कारबोरो शॉल। स्कारबोरो शॉल ये बाकी सब आइलैंड डिस्प्यूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कारबोरो शॉल जो है ये बाकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। और यहां पे जो बहुत बार फिलीपींस की जो नेवल शिप्स हैं, फिलीपींस की जो नेवल नहीं, फिलीपींस की जो फिशिंग शिप्स हैं, उसके ऊपर पे चाइना की नेवल शिप्स ने वाटर कैनन अटैक्स करे हैं। तो इस वजह से यहां पे जो आपकी टेंशन है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर शोल्स एंड अदर आइलैंड डिस्प्यूटेड। ठीक है, तो ये आपका एक कंटेक्स्ट है विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। कभी हम आगे फिर से साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, these were the news headlines for today. I hope you had a learning environment. If you have any suggestion, any feedback, you can always mention in the comment box. Also जो क्वेश्चन पूछे गए प्लीज उनका आंसर करने का ट्राई करना। ठीक है, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.